हेलो एथलीट्स, क्या आपने अपने घर पर कभी कोई इवेंट मैनेज किया है? इवेंट यानी कोई आयोजन, जैसे कि शादी, पार्टी या फिर क्रिकेट, किसी भी तरह का इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है तो आप जरूर जानते होंगे कुछ ना कुछ प्रोसेस आपने फॉलो किया होगा जिसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और इनके क्या स्टेप्स होते हैं। तो इन स्टेप्स को जानने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, उसे आप देखेंगे कैसे आप याद रखेंगे स्टेप्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट या स्टेप्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। इसके लिए जो मैंने फार्मूला बनाया है कि पॉइंट्स लगाइए और अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट करिए। इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट या फिर फेजेस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। यानी कि इसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से फेजेस करके हम स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है इवेंट, दूसरा है मैनेजमेंट। तो इवेंट का मतलब क्या है? कोई आयोजन, जो भी प्रोग्राम है उसका आयोजन। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप प्रो कबड्डी लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ बास्केटबॉल का मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इवेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, तो उसी की बात करेंगे। तो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो जो ज़रूरत होगी और उसको आप अच्छे से करेंगे, उसी को इवेंट मैनेजमेंट बोला जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं इट्स ए कोऑर्डिनेटिव एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल टूवर्ड्स कॉमन गोल। एक कॉमन गोल है कि आपको एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करना है और बहुत सारे लोगों की हेल्प लेकर आपने उस काम को पूरा कर लिया, यही एक मैनेजमेंट है। देखिए, जो भी मैनेजर काम करता है किसी इवेंट को पूरा करने के लिए, वो सभी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। या फिर हम मैनेजमेंट को बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी टास्क इफिशिएंटली इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ए मैनेजमेंट। यानी किसी काम को आपने स्टिपुलेटेड, जो भी आपको टाइम दिया गया है उसमें अच्छी तरह से आपने उस काम को कम कर लिया, ये हो गया मैनेजमेंट। तो ये बात हो गई मैनेजमेंट की। अब हमें मैनेज करने के लिए इवेंट को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ फेजेस फॉलो करने पड़ते हैं। फेजेस ऑफ मैनेजमेंट में, यानी कि जो मैंने पॉइंट्स बताया, पहला पी रिप्रेजेंट करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए। प्लानिंग एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, यानी जो भी आप फ्यूचर में काम करने वाले होते हैं, जो भी आप करने वाले हैं, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, क्या करने वाले हैं, कौन करेगा, कैसे करेंगे, ये सारा ब्लूप्रिंट आपको जो रेडी मिल जाता है या आप प्रिपेयर करते हैं, उसे ही बोलते हैं प्लानिंग। सपोज एग्जाम्पल के लिए, आप इस जगह पर हैं अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में आप इस जगह पहुंचना चाहते हैं, तो इस जगह पहुंचने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होगी, कुछ प्लान बनाना होगा, तब आप प्रेजेंट से फ्यूचर गोल तक आप पहुंच पाएंगे। यानी कि एक तरह का ब्रिज का काम करता है ये प्लानिंग। बिना इसके संभव नहीं है कि आप अपने फ्यूचर गोल तक पहुंच सकें। तो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, यानी कि प्री डिसाइडेड होता है इसमें, और जिसे हम किसी स्पेशल गोल को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। और दूसरे तरीके से हम इसे समझते हैं, प्लानिंग एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम एक अपना फ्यूचर इवेंट सेट कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिससे कि हम उस गोल को आसानी से प्राप्त कर लें। यही प्लानिंग होती है। और जितना अच्छा प्लान होगा उतना अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होगा। यानी कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब आप किसी आर्किटेक्चर के पास और उसको डिज़ाइन करवाते हैं, तो जितने अच्छे से प्लान बनता है, वो मैप बनता है, उतनी ही अच्छी बिल्डिंग बनती है। तो प्लानिंग एक तरह का सबसे फर्स्ट स्टेप है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप्स है कि जो भी आप इवेंट करने जा रहे हैं, अगर अच्छा प्लानिंग है तो वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा। यानी कि थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, जो भी आपको करना है वो पहले से आप सोच ले रहे हैं, यही एक प्लानिंग है।
तो नेक्स्ट यानी सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा करके एक ऑर्डर में लगा देना, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। यानी अगर आप कोई इवेंट मैनेज करने जा रहे हैं तो आपके पास जो भी मैन और मटेरियल, यानी जो भी मैन पावर है, जितने भी लोग एम्प्लॉई हैं जो भी आपकी मदद करेंगे उस काम को करने के लिए, वो लोग और जो मटेरियल, जो भी संसाधन अवेलेबल है, उनका बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए, यानी एफिशिएंट यूज़ कैसे किया जाए, इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसको अच्छे से करने के लिए हमें कुछ की फैक्टर पर ध्यान देना होता है। पहला फैक्टर होता है आइडेंटिफाइंग द वर्क, क्या काम करना है और किसे करना है, इस वर्क को आइडेंटिफाई कर लेना। उसके बाद होता है ग्रुपिंग द टास्क। तो यानी ग्रुपिंग द टास्क मतलब कोई एक तरह का काम है, उन कामों को डिपार्टमेंट वाइज दे देना। जैसे मान लीजिए किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले तो हम उसे छोटे छोटे यूनिट में तोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम ट्रांसपोर्ट को दे दिया, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट कमेटी में कम से कम 8-10 लोग तो होंगे कि कुछ लोग लेकर आएंगे, कुछ लोग लेकर जाएंगे, कुछ लोगों की ड्यूटी स्टेशन पर रहेगी, कुछ लोगों की एयरपोर्ट पर रहेगी, कुछ लोगों की बस स्टैंड पर रहेगी, और कुछ लोगों की जो है जहाँ पर वेन्यू है वहाँ पर रहेगी। तो यानी आपने पहले तो छोटे यूनिट्स में तोड़ा और उनको एक तरह का जो रिसोर्सेस हैं उनका ग्रुपिंग कर दिया उन कामों का, और ऐसे 8-10 लोगों को एक ग्रुप में दे दिया। जैसे फूडिंग कमेटी हो गई और रिफ्रेशमेंट कमेटी हो गई, तो कुछ लोग चाय पिलाने में हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट में, कुछ लोग लंच में, कुछ लोग डिनर में हैं, कुछ लोग मार्केटिंग में हैं जो फूड से रिलेटेड है। तो 8-10 लोगों की ये कमेटी हो गई। तो इस तरह से आपने कुछ लोगों को ग्रुपिंग कर दिया, ग्रुप कर दिया काम का। तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग द वर्क। उसके बाद है इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अथॉरिटी दे दी आपने कि फूडिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, इस कमेटी के हेड ये हैं, इनके अंडर में इतने मेंबर हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो इनको बोलेंगे, है ना। तो और इसका मतलब क्या हो गया, एक हायरार्की सिस्टम को डेवलप किया। हायरार्की का मतलब क्या है कि देखिए बॉटम में कितने लोग हैं, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, और सबसे ऊपर कौन है, यानी उसका हेड कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हायरार्की सिस्टम इसे ही बोलते हैं, यानी रिपोर्टिंग जो पोजीशन में किस लेवल पे हैं और वो कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो एक हायरार्की सिस्टम भी बनना जरूरी होता है। उसके बाद एलोकेटिंग द रिसोर्सेस, यानी उन रिसोर्सेस का जो भी मटेरियल हैं, जो भी आपके पास संसाधन अवेलेबल हैं, उनको एलोकेट कर देना उन लोगों को, डिफरेंट डिपार्टमेंट को, जिनकी जैसी ज़रूरत है। जैसे ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की ज़रूरत है, जो ग्राउंड है और इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ें उनको जो ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको उनको दे देना है, और जो नहीं अवेलेबल है उनको बता देना है कि आपको परचेस करना है, कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी एलोकेटिंग द रिसोर्सेस में आता है। जैसे फूड कमेटी का बताया, जैसे ट्रांसपोर्ट कमेटी का मान लीजिए एक एग्जांपल, तो जो भी आपके पास बस है, वैन है, जो भी अवेलेबल है, वो रिसोर्सेस उस कमेटी हेड को आपको हैंडओवर कर देना है, जिससे कि वो इफिशिएंटली डिसीजन ले सकें, बाकी लोग उससे रिपोर्ट कर सकें। तो ये, और इसके लिए फिजिकल फैसिलिटी और राइट एनवायरनमेंट प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि कोई इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाए। तो अब देखते हैं थर्ड स्टेप्स ऑफ फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो इसमें थर्ड स्टेप्स जो मैंने पॉइंट्स में बताया था, PON, एन का जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, देखिए एन मतलब कुछ नहीं है। एन मैंने आपको याद रखने के लिए ये बताया था, यानी कि आप ऐसे याद रखिए, एन का मतलब है नॉट इफिशिएंट। जो नॉट इफिशिएंट है उसे हटा दीजिए, यानी जो सुटेबल नहीं है किसी काम के लिए, उस काम के लिए उसे हटा दीजिए, उसकी जगह किसको ले आइए, जो सुटेबल है, यानी एस आप ले आइए। और एस जो रिप्रेजेंट करता है स्टाफिंग को, यानी ऐसा स्टाफ लाइए जो कि सुटेबल हो। इससे आपको याद हो गया, एन हटा के आपने नॉट इफिशिएंट लोगों को हटाया और जो सुटेबल हैं, सुपीरियर हैं, उन्हें ले आए, और एस का मतलब है स्टाफिंग। चलिए स्टाफिंग को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए कोई भी इवेंट मैनेज करते हैं आप, तो अकेले आप नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपके घर में शादी है तो अकेले आप पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आपको कुछ स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो या फिर आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ भी आप अकेले नहीं कर सकते, कुछ स्टाफ्स की ज़रूरत होगी। तो आप अगर राइट पर्सन को राइट काम देंगे, जो उस काम को टाइमली काम कर सके और उसके पास उस चीज़ की क्वालिफिकेशन भी है, उसी को हम स्टाफिंग बोलते हैं। यानी ऐसे स्टाफ को रिक्रूट करना, अपॉइंट करना और उनको ट्रेनिंग देना और उनको
जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा उनको ट्रेन करना, यही सब स्टाफिंग के अंदर आता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपको टीम को लाना और ले जाने वाली व्यवस्था देनी है तो आपको ये काम ट्रांसपोर्ट कमेटी को देना होगा। तो देखिए, जिसका इंटरेस्ट है और उसकी नॉलेज है, अगर उसे काम देंगे तो अच्छे से होगा। और अगर आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत है और क्योंकि ग्राउंड पे हो सकता है चोट लग जाए, तो वहाँ पर आप किसी डॉक्टर या नर्स को रखेंगे तो काम अच्छे से होगा। लेकिन अगर आप किसी और को रखेंगे तो वो काम ठीक से नहीं होगा। जैसे कि ऑफिशियल्स में आपको अंपायर और रेफरी की ज़रूरत है, तो उसी तरह का स्टाफ आपको रिक्रूट करना है उस इवेंट को अच्छा बनाने के लिए। यही होता है स्टाफिंग। तो नेक्स्ट यानी फोर्थ स्टेप यानी डी फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है डायरेक्शन देना, दिशा देना। जो भी आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए या जो भी टास्क असाइन किया है, लोगों को उस टास्क को पूरा करने के लिए डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन देना होता किसका काम है? ये काम होता है लीडर्स का, क्योंकि जो हेड होते हैं उन्हें पूरी प्लानिंग पता रहती है और वो बताते हैं कि इस तरीके से हमें काम करना है और ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इस हिसाब से आप लोगों को काम करना है। यानी डायरेक्शन देना मेनली जो है, जो हेड का काम होता है, लीडर का काम होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व करता है जिसके अंदर लीडिंग क्वालिटी होती है, यानी लीडरशिप क्वालिटी होती है, और जो अपनी बातों से औरों को इन्फ्लुएंस भी कर सकें। यानी जो वर्कर से, जो एम्प्लॉय से, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए वो अपनी बातों से कह के इन्फ्लुएंस करें कि आप अच्छे से काम करिए, और जो मोटिवेट कर सके अपने और अपने साथियों को, और जो आपके अंदर में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कर सके उस काम करने के लिए। क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है लीडर के द्वारा, जिससे कि जो भी असाइन टास्क है उसे बाकी एम्प्लॉय अच्छे से काम करके कर सकें। तो डायरेक्टिंग जो है मेनली 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा। एक तो इंस्ट्रक्शन देना, कैसे काम करना है, क्या करना है। फिर जो है गाइडिंग करना, गाइड करना, किस तरह से काम करना है, कोई कमी आ रही है तो उसको सुलझाना और किस तरह से आगे काम करना है। और थर्ड जो है मेन जो है मोटिवेशन, मोटिवेटिंग फैक्टर। ये 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर लिखेंगे। इंस्ट्रक्शन, गाइड और मोटिवेशन, ये 3 की फैक्टर होते हैं डायरेक्टिंग के। नेक्स्ट यानी कि 5th स्टेप जो पॉइंट्स में एस आ रहा है, इसका मतलब है सुपरविजन एंड कंट्रोल। यानी आप इसमें क्या करते हैं, किसी भी काम को, जो भी आपने टास्क असाइन किया था उसे कंटिन्यूअस सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसमें कंटिन्यूअस इवेल्युएट करते हैं उस चीज़ को। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गोल बनाए थे कि हम जो है इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, और हम करंट परफॉर्मेंस को दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि जो हमने शुरू में गोल बनाए थे क्या उस हिसाब से काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई डेविएशन है तो उस पर करेक्टिव मेजर लेकर उसे स्टैंडर्ड से मीट कराने की कोशिश करते हैं। यानी कि कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है और उसने सोचा कि हमको ये स्टैंडर्ड पाना है और काम किस लेवल का हो रहा है, वो हमेशा कंटिन्यूअस इवेल्युएट करती है कंट्रोलिंग के अंदर, क्योंकि यही तो होता है क्वालिटी चेक। कंट्रोल का मतलब क्या है? क्वालिटी चेक करना, इवेल्युएट करना, मेज़र करना, क्या स्टैंडर्ड को मीट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जो भी डेविएशन पाया जा रहा है उसे हटाने की कोशिश करना है, और जिस वजह से भी हो रहा है उसे हटाकर और स्टैंडर्ड तक लाने का प्रयास करना। यही होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्वालिटी चेक, इवेल्युएट करना, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, ये सभी है। अगर इसको एक सिंपल वर्ड में बोल देता हूं मैं, कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना और जो भी अगर कमियां हैं उसे ठीक करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। तो इस तरह से आपके फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके टोटल 5 स्टेप्स कैसे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस तरह से ये टोटल 5 स्टेप्स हो गए। लेकिन कुछ बुक्स में 6 स्टेप भी लिखे हैं, तो छठा स्टेप आप चाहे तो याद कर लीजिए, नहीं तो ये कंप्लीट है। छठा स्टेप्स होता है आर, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जब हम, तो कुछ बुक्स में देखते हैं। इसका मतलब होता है रीएडजस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। यानी कि मान लीजिए जो कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसे रीएडजस्ट करना और इम्प्रूव करना कि आगे जो भी हम करेंगे। मान लीजिए इवेंट पिछले बार आपने क्रिकेट कराया, कुछ कमियां रह गई तो उसे लिख के रख लीजिए, जब आगे कभी फिर मौका मिलेगा आपको तो उसे रीएडजस्ट करके इम्प्रूव करके अगले बार वो गलती ना हो। जैसे मान लीजिए
इस बार आपने कराया और बारिश हो गई, तो बारिश के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की कि बारिश होगी तो हम क्या करेंगे, किसी तरह से टेंट से रोकेंगे या दूसरे ग्राउंड में खेलेंगे, कुछ व्यवस्था नहीं की। लेकिन अब आपको पता है कि ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसको आपने रीएडजस्ट किया, इम्प्रूव किया और नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान किया। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फंक्शन क्या है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का। तो जो पहला स्टेप है, 5 में से जो पहला स्टेप है प्लानिंग, यही सबसे बेसिक फंक्शन है, क्योंकि विदाउट प्लान जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो भी आप काम करने वाले हैं। तो बेसिक फंक्शन क्या हो गया, प्लानिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी फिजिकल एजुकेशन की वीडियो देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।